ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ रोज़मर्रा ज़िंदगी ਵਿੱਚ अपना सकते हैं। जानकारी लेने हैं रजनी शर्मा जी तो। जी अनु जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। तो रजनी जी, बड़े लंबे समय से आप आके जो हमारे साथ बात कर रहे हैं और इतिहास को शेयर कर रहे हैं जी। बहुत सारी कॉल्स आती हैं और बड़ा आनंद आता है जब उनसे मज़ा आता है सुनने को कि आपको अच्छा लग रहा है, और सबका आपको हम धन्यवाद देते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमारा आप तक ये मैसेज पहुँचाएँ। तो आज अगेन जो पिछले समय में हमने बातें की उसमें हमें जीवन जात जो है वो उसके बारे में पता चलता है जी। सो आज भी चलिए हमें इस सफ़र में लेके चलिए और बताइए आज कौन सी कहानी है जिसमें से हम सीख सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने उन दर्शकों का, सभी दर्शकों का धन्यवाद, पर जो फीडबैक देते हैं उनसे ऐसा लगता है कि जैसे प्रोग्राम करने का हमारा मकसद सफल हो गया। जी। तो ये सुंदर कथाएं सुन के किसी के हृदय को भी छूती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम भागवत पुराण जो चल रहा है, शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को तरह तरह की कथाएं सुनाते हैं गंगा तट पे के पावन तट पे बैठ के, और बहुत सारे दूसरे ऋषि मुनि भी वहाँ आके बैठे हुए उन कथाओं को सुन रहे हैं। जी। तो राजा परीक्षित की मृत्यु में केवल 7 दिन रह गए हैं। तो शुकदेव मुनि का ये प्रयास है कि मैं किस तरह से इनको बहुत वैसी जानकारी दूं विच इज वेरी रेलिवेंट टू हिम। राइट। क्योंकि इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहते कि कोई उनको इस तरह का ज्ञान दिया जाए। हमने देखा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते थे और उनकी मनस्थिति देखते जाते थे। Right. जैसे जैसे उनकी मनस्थिति मजबूत हुई, जिस तरह से उनकी समझ में परिपक्वता आई, उसी तरह का वो ज्ञान भगवान कृष्ण देते थे। शुकदेव मुनि भी यही कर रहे हैं। Right. वो देख रहे हैं कि राजा की मनस्थिति कैसी है। राजा परीक्षित की कोई अवस्था ज्यादा नहीं है, वो मध्य अवस्था में थे, तो उनके साथ ऐसा हुआ। तो अब शुकदेव मुनि ने ये सोचा कि आमतौर पर क्या होता है कि जो हमारी युवावस्था होती है उसमें तो अभी बुद्धि में परिपक्वता नहीं होती। Right. इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रेस और एंजाइटीज रहते हैं। तो जो थोड़ा सा काम डाउन पीरियड कहना चाहिए वो मिडल में आके आता है। कि जब मनुष्य को एक चैन सा मिलता है और वो थोड़ा सा सेटल होने लगता है, उसी वक्त ये बात हुई राजा परीक्षित के साथ कि उनको श्राप की वजह से ये 7 दिन उनकी जीवन के रह गए हैं। तो शुकदेव मुनि ने देखा कि कहीं राजन को ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तो अभी कुछ भोगा ही नहीं था, सब कुछ बीच में छोड़ के ही मुझे जैसे आना पड़ा। तो ये जो बात है, ये हरप्रीत जी अगर हम इसको आज की लाइफ में देखें तो भी बड़ी रेलिवेंट है। क्योंकि आप देखें कि आमतौर पर जो प्राइम यूथ होती है वो 20 से 30 साल की अवस्था में है, और हम अपने आसपास के लोगों पे नज़र डालें, अपने बच्चों पे, सोसाइटी में, तो 20 और 30 वर्ष के बीच के बच्चे ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। राइट। आज उनके ऊपर स्ट्रेस होता है इस उम्र में, स्टडीज का, करियर का, रिलेशनशिप का, और फिर सेटल होने का। Absolutely. तो इतने सारे स्ट्रेसेस और एंजाइटी के बीच में ये युवावस्था उनकी निकलती है। राइट। युवा अवस्था की जहाँ बात कर रहे हैं आज, तो वो स्ट्रेस इट इज़ बियॉन्ड एनी एज ग्रुप अगर हम बात करें, क्योंकि हाल ही में हमने देखा जैसे कि रॉजर विलियम्स नाम के बहुत नामवर एक्टर, उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली और दुनिया भर में उसकी चर्चा चल रही है। पर ये ऐसा है कि आज हम तरक्की को, फेम, पैसा भी आ जाए तब भी इंसान डिप्रेस्ड है। जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास है वो भी तंग परेशान है। सो जो आपने मन अवस्था की बात की, अगर हम उस चीज़ को समझ जाएं तो रजनी जी डेफिनेटली हम अपने जीवन का एक अलग रास्ता जो हम कायम करना चाहते हैं और स्थिर अवस्था जिसको हम कहते हैं वो कायम कर सकते हैं। जी, और हरप्रीत जी आपने ये जो कहा कि जो सफल हैं, जो असफल हैं वो तो
हैं ही हैं। हैं ही, जी। लेकिन जो सफल हैं उनको भी लगता है कि ये सफलता किस काम की, राइट। मृत्यु इतनी सामने खड़ी है, पग पग के ऊपर। जी। और फिर ऐसा नहीं है कि अपनी मृत्यु, जिस वक्त वो देखते हैं दूसरों की मृत्यु होते हुए, प्रियजनों की, तो ये बड़ी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में डिस्टर्बिंग हैं। आपने Right. ये जो मिस्टर रॉजर विलियम्स की बात की, मुझे याद है शायद उन्होंने मिसेस डाउटफायर जी जी जी, एक बड़ी, एब्सोल्युटली, बड़ी फेमस, वेरी अमेजिंग एक्टर, एंड इट्स वेरी, बिकॉज कहीं भी आप सफलता के शिखर पे भी पहुंच जाएं। Right. और इसीलिए हरप्रीत जी, हमने ये जो हमारी कथाएं हैं भागवत की, इसमें मोस्टली जो हैं हमारे जो हीरोज हैं वो राजा लोग हैं। राइट। तो वो तो सफलता के, समृद्धि के चरम शिखर पे थे, ठीक। और उसके बावजूद अगर जीवन में खालीपन महसूस होता है तो इसका मतलब है कि कहीं कोई बुनियादी भूल हो रही है। एब्सोल्युटली। तो और वो बुनियादी जो भूल हो रही है आज वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम अपनी जो संस्कृति, हमारा सभ्याचार, हमारे धर्म ग्रंथ जो हमें एक उपदेश देते थे, उनको हम सिर्फ माथा टेकने तक हमने सीमित कर दिया, जो जीवन जाच थी वो शायद आज हम समझ नहीं सक रहे हैं। जी जी। तो हरप्रीत जी, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं राजा परीक्षित को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने तो अभी ये भोगों का वक्त शुरू ही हुआ था तो मेरी मृत्यु का वक्त आ गया, तो ये मैं बीच में ही छोड़ के जा रहा हूँ। जी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को एक कहानी सुनानी शुरू की। अच्छा जी। जी, और वो कहानी है राजा ययाति की। ओके। राजा ययाति नहुष के बेटे थे। नहुष के 6 पुत्र थे। उनमें से बड़े बेटे का नाम था यति। जी। यति का अर्थ होता है जो जिसके मन में बड़ा वैराग्य हो। राइट। तो जो बड़े भाई थे कायदे से राजगद्दी के वो अधिकारी थे, लेकिन वो बचपन से ही उनका जो ध्यान था, हम देखते हैं कि कई जन्मों की साधना होती है, तो उनका ध्यान बहुत वैराग्य और इन चीजों में था। कभी उनके माता पिता अगर उन्हें किसी ऋषि के आश्रम में ले जाते तो वो वहां से वापस ही नहीं आना चाहते थे घर पे। उनका मन बहुत लगता था वहां। तो जैसे ही वो युवावस्था को उन्होंने प्राप्त किया यति ने, तो वो घर छोड़ के एक दिन चले गए और जाके किसी वनों में किसी ऋषि के आश्रम में चले गए और उन्होंने कहा कि मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। जी। तो अब जो दूसरे नंबर पे थे राजा ययाति, उनके वो जो थे वो अपने पूरा जो पिता का राज्य था उसके उत्तराधिकारी वो बने। जी। और ययाति के जो छोटे 4 भाई थे उन्होंने सबको दिशाओं में, 4 दिशाओं में सीमाओं की रक्षा के लिए भेज दिया और खुद वो एक छत्र सम्राट बन गए। राजा ययाति की बात मैं आपको ये कहूँ कि आमतौर पर जो राजा कभी जब अधिकार मिलता भी है तो बड़ी मिडल एज में जाके मिलता है। जी जी। लेकिन ययाति को इन वेरी प्राइम ऑफ हिज यूथ ही गॉट एवरीथिंग। राइट। तो बड़े सज्जन व्यक्ति थे और बहुत जो है वीर थे, क्षत्रिय राजा थे, बहुत वीर थे। लेकिन उनकी जो सबसे एक खूबसूरत गुण था जो उनका, कि वो देखने में बड़े खूबसूरत थे। ययाति जी। तो ये राजा ययाति का थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। तो अब एक दैत्य राज थे, उनकी एक कन्या थी जी, बड़ी खूबसूरत, उसका नाम था शर्मिष्ठा। अच्छा जी। शर्मिष्ठा जो कन्या थी वो बड़ी माननी थी, अभिमानी थी और जो है वो अपने माता पिता से लेकिन उसका बहुत प्रेम था जी। तो ये वृषपर्वा जो दैत्यराज थे उनके गुरु थे शुक्राचार्य। तो हमने शुक्राचार्य की बात एक बार की थी जब हमने राजा बलि की मैंने आपको कथा बताई थी। जी जी। राजा बलि के भी गुरु थे वो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। तो जो शुक्राचार्य हैं उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था देवयानी जी। देवयानी बड़ी अपूर्व सुंदरी थी और वो भी स्वभाव से बहुत अहंकारी उसका स्वभाव था। लेकिन शर्मिष्ठा और वो गुरु पुत्री, शर्मिष्ठा के पिता की जो के गुरु की पुत्री देवयानी, ये आपस में दोनों बहुत उनकी अच्छी फ्रेंडशिप थी और ये बचपन से ही बहुत दोनों सखियां जिसको कहना चाहिए जी। वो थी शर्मिष्ठा और देवयानी और दोनों ही बड़ी अपनी युवावस्था में थी और बड़ी खूबसूरत थी जी। एक दिन ये दोनों अपनी दूसरे सखियों के साथ मिलकर नहाने के लिए किसी तालाब में गए। एक उद्यान था और वहाँ पर ये नहाने के लिए गए। बड़ा खूबसूरत उद्यान,
जिसमें बसंत ऋतु आप कहना चाहिए ठीक है, कि right. पूरे इट वाज मिडल ऑफ स्प्रिंग, Right. और ये दोनों वहाँ गई जी। और अपनी बाकी सखियों के साथ वो तालाब के अंदर चले गए और जिसे कहना चाहिए जल क्रीड़ा आपस में वो खेलने लगी। इत्तेफाक से वहाँ से कुछ देवलोक से कुछ लोगों का वहाँ जाना हुआ जी। और उनको देखते ही वो कन्याएं एकदम सतर्क हो गईं, क्योंकि वो सभी पानी में नहा रही थी। जी। तो वो जल्दी जल्दी पानी से बाहर आ गईं और आके उन्होंने अपने अपने वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। जिस वक्त देवयानी पानी में से भीगी हुई निकल के आई तो उन्होंने देखा कि शर्मिष्ठा ने गलती से जल्दी में उनके वस्त्र पहन लिए। जी। बड़ी मामूली सी बात थी ये, कोई इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं, और दोनों सखियां थी, बट फॉर सम रीजन देवयानी को ये बात बहुत बुरी लगी। सो देवयानी क्या करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਯਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸੀ ਇਹ, ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ कुछ और जानकारी लेने। जी, सो क्या होता है जी? जी, तो जैसे मैंने बताया कि वो जल्दी में तालाब से निकल के आई Right. और शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी को ये देखकर बहुत क्रोध आया। अच्छा जी। कभी कभी हो सकता है वो कुछ और वजह रही हो, मे बी हैविंग अ बैड डे और व्हाट, Right. लेकिन वो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने बहुत कुछ कहना चाहिए कि बड़ी क्रोध वाली और जली कटी जिसे कहना चाहिए वो बातें शर्मिष्ठा को कह दी। Right. और ये कहा कि हम इतने ऊंचे भृगुवंशी ब्राह्मण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे कपड़ों को हाथ भी लगाया, तुम्हारी इतनी जरूरत, Right. इस तरह से, और मैं तुम्हारे फादर के भी गुरु की बेटी हूँ, हाउ कैन यू बी इवन थिंक कि आप मेरे बराबर हो। Right. तो वे अहंकार से भरे हुए शब्द उन्होंने शर्मिष्ठा को कह दिए। कह दिए। ये आजकल भी यही चीज़ होती है कि कई बारी मित्रता के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। आज भी कुछ ऐसा, और ख़ास तौर के ऊपर अगेन विद ड्यू रिगार्ड्स लेडीज़ में ज़्यादा ये पाया जाता है। जी, मैंने भी ऐसा नोटिस किया जी। कि कभी कभी बहुत पुरानी दोस्ती भी छोटी सी किसी बात के ऊपर अड़ कई जाती बार है। जी, तो ये एक्चुअल में तो सारा ईगो का खेल है। Right. यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो जो शर्मिष्ठा थी वो भी चुप रहने वाली नहीं थी। तो जब क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया वो दोनों ही युवावस्था में थी, दोनों ही बहुत खूबसूरत थी और दोनों ही बड़ी अभिमानी और अहंकारी थी। राइट। तो शर्मिष्ठा ने उनको पलट के ये कहा कि हमारे दान और चैरिटी पे आप लोग रहते हैं, हाउ कैन यू इवन से थिंग्स लाइक दैट टू मी। लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी बात थी कि देवयानी एक गुरु की बेटी थी, ब्राह्मण की बेटी थी, उनके अंदर वैसे किसी बात पे क्रोध आया, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ मुंह तक की बातों तक ही सीमित होता है। जी, जी। लेकिन शर्मिष्ठा दैत्य राज्य की पुत्री हैं, उनके अंदर इम्पल्सेस ज्यादा हैं। जी। तो उन्होंने ये बातें भी उसको कही कि हाउ कैन यू से दीज थिंग्स, कि आपके में हमारे चैरिटी और डोनेशंस पे तुम लोग जी रहे हो। और उसके बाद उन्होंने देवयानी को पास में ही एक कुआं था उसमें धक्का दे दिया देवयानी को जोर से, और उसके बाद अपनी सखियों के साथ वापस आ गई देवयानी को वहीं छोड़ के। तो ये एक बहुत ही कभी कभी सोचने की बात है कि क्रोध में मनुष्य इम्पल्सिस में कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं जिसके लिए कई बार बहुत पछताना पड़ता है। बिल्कुल जी, कई ऐसे केसेस हम देखते हैं जी कि जाने पहचाने लोग भी जो इम्पल्स में आके क्या उन्होंने कर दिया और उसके बाद रिग्रेट और रिपेंटेंस ही रह जाती है। जी जी। तो अब लेकिन देवयानी के लिए इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब वो कुएं में गिरी तो वहां से सहायता के लिए चिल्लाने लगी। इत्तेफाक से राजा ययाति
वहाँ से उस निकल वक्त गए। शिकार खेलने आए हुए जी, थे जी। आए थे। उन्होंने वो आवाज़ सुनी तो वो कुएं के पास आए जी। और उन्होंने जब देवयानी को वहाँ गिरे हुए देखा तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उसको निकाल लिया। देवयानी को अपूर्व सुंदरी थी ही और ऊपर से वो लेक से नहा के आई थी, भीगे हुए उनके सारे वस्त्र थे। राजा तो देखते ही उनके रूप को मोहित हो गए और उनको उनसे पूछने लगे उनका परिचय कि आप कौन हैं, यहाँ कैसे आई, जी। और इसी तरह की बातें। और जो देवयानी थी उसने भी ऐसे सुंदर राजा को देख के अपने सामने, राइट। वो भी कहना चाहिए दोनों का इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। तो दोनों को एक दूसरे को उन्होंने बहुत पसंद किया। जी। उसके बाद वो उन्होंने आपस में बातें की और राजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे जैसे सुंदरी पहले नहीं देखी है और मेरा मन तो तुम्हारी तरफ बहुत खींचता है। जी। तुम किसकी बेटी हो? उनसे परिचय पूछा और फिर कहा कि मैं आपके पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेके आऊँगा, ये जानकर कि वो शुक्राचार्य की बेटी हैं। जी। तो ये जो है हालांकि सामने से देखें कई बार तो ये जिस तरह से उनका कुएं में गिरना एक बहुत ऐसा लगता है कि कोई कुछ अनिष्ट हुआ, लेकिन राइट। लेकिन वही आ जाता है जी रजनी जी, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। एक्चुअली ज़िंदगी में कई बार हम बड़ी अपनी सोच के हिसाब से कई बार कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, लेकिन अल्टीमेटली जो वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो कई बार वही चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल जो है वो भी साबित हो जाती है। हाँ जी। और इसके अलावा आप ये भी देखें हरप्रीत जी कि कभी कभी हमारा बड़ा नैरो विजन होता है जी। हम चीज़ों को, हम लार्जर पिक्चर नहीं देख देखते, सकते। राइट। और कभी कभी हम लोग देखते भी हैं कि कभी कोई हैपनिंग हुई एंड वी वर वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट, जी। लेकिन हम कुछ वर्षों बाद देखते हैं तो सोचते हैं कि वो सब ठीक था। ठीक ही हुआ था। तो देवयानी तो बहुत खुश हो गई कि उन राजा से इस तरह का प्रस्ताव सुन के। जी। तो उन्होंने जाके अपने पिता को बताया, ये नहीं बताया। अच्छा। लेकिन उनके दिमाग में अभी जो शर्मिष्ठा ने किया था वो भारू था। वो भारू था। ठीक है। तो उन्होंने पूरी डिटेल के साथ बढ़ा चढ़ा के वो शर्मिष्ठा की सारी बात कही उनको। राइट। शुक्राचार्य का मन भी बहुत दुखी हुआ। वो अपनी पुत्री से बेहद प्रेम करते थे जी। और वो उनकी इकलौती बेटी थी। उनको ये भी लगा कि एक तो मेरी बेटी को उन्होंने इस तरह से कहा और दूसरा जिस तरह से हम काम करते हैं, हम उनके गुरु हैं जी। और उनको सारी देखा जाए तो जीवन की बातें बताते हैं, लेकिन उसके बजाय वो ये सोचते हैं कि हम उनके डोनेशन और चैरिटी पे रह रहे हैं। जी। तो उनको भी लगा कि ये दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट। तो उन्होंने देवयानी से कहा कि देवयानी, मुझे ऐसा लगता है कि ये पुरोहित का काम जो मैं कर रहा हूँ मुझे ये करना ही नहीं चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो और हम ये शहर ही छोड़ के चले जाते हैं। उनको बहुत दुख हुआ ये सारी घटना से। जी। तो वो जो है शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी को लिया और वो उनका वो शहर छोड़ के वृषपर्वा राजा का वहाँ से चले गए। सर छोटी सी बात देखिए कैसे अगेन जो आपने कहा कि जब बताया, अब आज भी यही होता है कि बात चाहे छोटी हो लेकिन कई बार हम उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ ऐड करके और जब सुना देते हैं तो उससे सिचुएशन खराब हो जाती है। सिचुएशन खराब हो जाती है। और हरप्रीत जी ये भी बात है कि उन्होंने बहुत इम्पल्सिस में किया था। ये इत्तेफाक था कि ययाति राजा वहाँ से आ गए, अगर वो नहीं आते तो वो देवयानी के प्राण भी संकट में आ सकते थे छोटी सी बात पे। और हम कई बार यहाँ पे भी देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशंस आती हैं कि जब इम्पल्सिस में कोई काम करता है एंड दे रिपेंट। एनी हाउ, जब ये बात वृषपर्वा राजा को पता चली कि उनके गुरु जो हैं वो तो शहर छोड़ के जा रहे हैं जी। और अपनी बेटी को लेके साथ, तो उन्होंने, आपको देखें कि जो दैत्य लोग हैं वो बड़े संशय में बहुत रहते हैं। उनको हर बात में शक आता है। तो उनको लगता है कि ये तो शुक्राचार्य गुरु तो मेरे बड़े भेद जानते थे, कहीं ऐसा ना हो ये असुर दूसरे मेरे शत्रुओं से जाके मिल जाएं और उनके भेद मुझे दे दें। तो दो बातें उनके मन में आई, एक ये कि मेरे भेद दूसरों को ना बता दें, और दूसरी बात ये कि कहीं गुरु हैं हमारे, हमें कोई श्राप ना दे दें। ठीक है। तो ये दोनों ही बातें सोच के वो
वो शुक्राचार्य के पीछे पीछे गए और उन्होंने जाके उनके चरण पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगी। तो जब शुक्राचार्य का जो क्रोध था वो तो कुछ ही क्षणों का था। जी जी। तो उन्होंने कहा कि वृषपर्वा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है वापस चलने में, लेकिन तुम्हारी बेटी ने बहुत गलत किया, तो जो अपराधी हो तुम, वो देवयानी के हो, मेरे नहीं। राइट। तो अगर देवयानी आपको क्षमा कर देती है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जी। लेकिन हरप्रीत जी, देवयानी तो बहुत अहंकारी थी, अभिमान से भरी हुई जी, थी। जी। उसने एक शर्त वृषपर्वा राजा के सामने रख दी। उसने कहा, और उसे पता था कि उसका विवाह होने जा रहा है राजा ययाति के साथ, तो उसने कहा कि जिस वक्त मैं विवाह करके राजा के साथ उनके राजमहल में जाऊं, शर्मिष्ठा मेरे साथ दासी के रूप में साथ चले। ठीक। तो वो छोटी सी बात बड़ी होती जा रही है और इससे आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा। और जैसे हमने गीता में भी जब हम बात कर रहे थे, बात तो बड़ी छोटी थी, लेकिन कितनी बढ़ के क्या हो गया कि सारा कुल जो है वो एक तरह का बर्बाद हो गया। जी। और तो आज उसमें भी छोटी सी बात द्रौपदी के मजाक से वो शुरू हुई थी बात। सो आज भी यही होता है जी कि घरों के घर टूट जाते हैं क्योंकि छोटी सी बात होती है और वो बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम अगेन दोनों पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। जिसके साथ हम जुड़े होते हैं उसी नज़रिए से हम देख के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शुक्राचार्य ने भी क्षमा कर देते बेटी को समझा बुझा के, लेकिन उन्होंने पास ऑन कर दिया बेटी को। जी। उनका मोह जो था, हमने देखा कि महाभारत में धृतराष्ट्र का मोह दुर्योधन के प्रति, उसी से सारा इतना बड़ा युद्ध शुरू हुआ। तो कभी कभी एज ए पेरेंट हमको भी ये सोचने की जरूरत है कि हम कभी कहीं अपने बच्चों की जो अनड्यू डिजायर्स हैं या अनड्यू डिमांड्स हैं या उनकी करनी अनड्यू, उसको के आगे गिव अप तो नहीं करते। बिल्कुल जी। और साथ में कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व हो सकती हैं अगर माँ बाप बीच में ना पड़े। कई बार जब माँ बाप पड़ जाते हैं या रिश्तेदार पड़ जाते हैं, बजाय कि वो चीज़ सॉल्व हो और खराब हो जाती है। जी। इसमें भी हो सकता है कि शर्मिष्ठा को भी अपने किए की भूल होती, वो दोनों फ्रेंड्स आपस में ही इसको सॉर्ट आउट कर लेते, उसके बजाय वो बात बहुत बढ़ गई। सो अब ये बात इतनी बढ़ गई है कि अगले हफ्ते आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो उसने कहा कि मेरे दासी बन के मेरे साथ जाए, क्या वो मानते हैं, क्या होता है, इसके बारे में करेंगे अगले हफ्ते बात। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਈਗੋ ਇੰਨੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲੈਗਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਏ ਜੇ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੀਜੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 6046037555। ਰਜਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 6045949806 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਥਰੂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।